Dear students, welcome to the today e-lecture of CBMR, Consumer Behavior and Market Research. Unit 5th, module name is Application of Marketing Research. Now in this e-module, we will discuss about motivation research. Before understanding motivation research, we will discuss about types of research, which we have already studied in Unit 4th. There are two types of research, क्वालिटेटिव रिसर्च एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च। तो ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि वो रिसर्च जिसमें व्हाट एंड हाउ मच एस्पेक्ट का आंसर दिया जाता है वो कौन सा रिसर्च होता है, क्वांटिटेटिव रिसर्च होता है। और वो रिसर्च जिसमें वाई एस्पेक्ट का आंसर दिया जाता है वो कौन सा रिसर्च होता है, क्वालिटेटिव रिसर्च होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेटा, मैट्रिक एंड नॉन मैट्रिक। तो जो मैट्रिक डेटा है उसके लिए हम कौन सा रिसर्च करते हैं, क्वांटिटेटिव रिसर्च। और जो नॉन मैट्रिक डेटा होता है उसके बेस पर हम कौन सा रिसर्च करते हैं, क्वालिटेटिव रिसर्च करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है, उसने प्रोडक्ट रिसर्च कर नया प्रोडक्ट बनाया, वो रिसर्च कर ये जानने में इंटरेस्टेड है कि कस्टमर मेरे प्रोडक्ट को परचेज करेंगे या नहीं करेंगे। तो उसने 10,000 सैंपल साइज लिया, तो उसमें से 6,000 कस्टमर्स ने बोला दे विल परचेज दिस प्रोडक्ट, वाइल 4,000 कस्टमर्स ने बोला कि वो इस प्रोडक्ट को परचेज नहीं करेंगे। तो ये तो कौन सा रिसर्च हुआ, क्वांटिटेटिव रिसर्च, क्योंकि इसमें हमको क्वांटिटी में मेजरमेंट हो गया कि आउट ऑफ 10,000 6,000 परचेज कर रहे हैं, 4,000 परचेज नहीं कर रहे। लेकिन रिसर्च यहीं थोड़ी कंप्लीट हो जाता है। कंपनी ये भी तो जानना चाहेगी जो 6,000 कस्टमर परचेज करने की बोल रहे हैं वो क्यों बोल रहे हैं, और जो 4,000 मना कर रहे हैं वो क्यों मना कर रहे हैं। तो पहले स्टेप में तो हमने व्हाट या हाउ मच एस्पेक्ट का आंसर दिया, जबकि अब दूसरा है जिसमें हम वाई एस्पेक्ट का आंसर दे रहे हैं। तो ये कौन सा रिसर्च होगा, क्वालिटेटिव रिसर्च होगा। तो जो क्वालिटेटिव रिसर्च है वो बेसिकली क्वांटिटेटिव रिसर्च की वैल्यू इंक्रीज कर देता है, क्योंकि मैनेजमेंट है जो रिसर्च करा रहा है, वो जो फाइंडिंग आई है उस फाइंडिंग का क्या रीजन है, व्हाई वो फाइंडिंग आई है, उसका भी आंसर जानने के लिए इंटरेस्टेड होता है। तो उसके लिए वो कौन सा रिसर्च करना इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, क्वालिटेटिव रिसर्च। तो मोटिवेशन रिसर्च है वो किसका पार्ट है, क्वालिटेटिव रिसर्च का पार्ट है, क्योंकि मोटिवेशन रिसर्च में हम वाई एस्पेक्ट का आंसर देते हैं। तो मोटिवेशन रिसर्च का क्या मतलब हुआ, यूज ऑफ साइकेट्रिक एंड साइकोलॉजिकल टेक्निक्स टू ऑब्टेन ए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाई पीपल रिस्पॉन्ड एज दे डू टू प्रोडक्ट्स एडवर्टाइजमेंट एंड वेरियस अदर मार्केटिंग सिचुएशंस। की जो कस्टमर्स हैं वो क्यों रिस्पॉन्स कर रहे हैं कंपनी ने जो एडवर्टाइजमेंट दिया या प्रोडक्ट्स के जो ऑफर दिए उसके लिए। तो मार्केटिंग रिसर्च है उसका पार्ट होगा मोटिवेशनल रिसर्च, और मोटिवेशनल रिसर्च वो पार्ट होगा जो कि वाई एस्पेक्ट का आंसर देता है। तो मोटिवेशन का क्या मतलब होता है, ह्यूमन बीइंग है, कोई भी कोर्स ऑफ एक्शन करता है या करती है तो उसके पीछे एक ड्राइविंग फोर्स होता है। जब तक वो ड्राइविंग फोर्स नहीं होगा, ह्यूमन बीइंग है वो कोर्स ऑफ एक्शन नहीं करेगा। तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, मोटिवेशन बोलते हैं। ये अपन ने इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो आपके बॉडी में ग्लूकोज लेवल कम हो गया, तो इसकी वजह से आपको भूख लग रही है, तो आप खाना खाने के लिए क्या कर रहे हो, कोर्स ऑफ एक्शन कर रहे हो। तो आप खाना खाने के लिए मोटिवेट हो रहे हो। और अगर आपको भूख नहीं लग रही है तो आप खाना खाने के लिए मोटिवेट नहीं हो रहे हो। तो ये हमारी इनर भी हो सकती है और एक्सटर्नल स्टिमुलाई की वजह से भी हो सकती है। आपको डेली नीड है कि आप ऑफिस से घर आते हो, घर से ऑफिस आते हो तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में टाइम ज्यादा लग जाता है। तो उसके लिए आप टू व्हीलर परचेज करना चाहते हो, तो टू व्हीलर परचेज करने के लिए आपका कोर्स ऑफ एक्शन क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, जो कि आपको टू व्हीलर परचेज करने के लिए मोटिव करेगा। तो कोई भी मोटिवेशन प्रोसेस है वो कब स्टार्ट होता है, जब किसी कस्टमर की कोई अनसेटिस्फाइड या अनफुलफिल्ड नीड होती है। वो नीड उसे टेंशन में क्रिएट कर देती है, और उस टेंशन को कम करने के लिए वो कोर्स ऑफ एक्शन करता है जो कि उसे ड्राइविंग फोर्स देता है, और उससे उसकी वो नीड सेटिस्फाइड हो जाती है और उसका गोल कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट आएगा टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन कलेक्टेड इन मोटिवेशन रिसर्च। कोई भी रिसर्च हो बेसिकली हम उसमें क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। तो मोटिवेशनल रिसर्च में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, तो बेसिकली जो साइकोलॉजिकल या इनर इंफॉर्मेशन होती है, जो इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट्स होते हैं, बेसिकली हम उनके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्या है, एटीट्यूड्स, कि कोई भी कस्टमर किसी प्रोडक्ट को परचेज करता है नहीं करता, उसके पीछे क्या होता है, उसका एटीट्यूड। अगर उन
प्रोडक्ट्स के लिए, उन कंपनीज के लिए जिसके लिए उसका एटीट्यूड पॉजिटिव है, वो उनको प्रेफर करेगा, और जिन कंपनीज या प्रोडक्ट्स के लिए उसका एटीट्यूड पॉजिटिव नहीं है वो उनको प्रेफर नहीं करेगा। तो हम मोटिवेशनल रिसर्च में कस्टमर के एटीट्यूड के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। सेकंड, अजम्पशंस। अजम्पशंस का क्या मतलब होता है? फ्रेम्स ऑफ रेफरेंसेज, कि हम कोई भी डिसीजन लेते हैं तो पहले हमारे पास कुछ रेफरेंसेज होते हैं जो कि हमारे एक्सपीरियंस से या ऑब्जर्वेशन से आते हैं, हम उसके बेस पर वो कोर्स ऑफ एक्शन करते हैं। तो इस अजम्पशंस के रिगार्डिंग भी हम इंफॉर्मेशन कौन से रिसर्च में कलेक्ट करते हैं? मोटिवेशनल रिसर्च में कलेक्ट करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा रेफरेंसेज या अजम्पशन बना हुआ है कि प्राइस है उससे क्वालिटी डिटरमाइन होती है, तो अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस कम है तो हम मानते हैं कि ये लो क्वालिटी का है, और किसी प्रोडक्ट की प्राइस ज्यादा है तो हम मानते हैं कि ये हाई क्वालिटी का है। तो ये हमारा क्या बना हुआ है? फ्रेम ऑफ रेफरेंसेज। जैसे पैकेजिंग है, किसी प्रोडक्ट की अगर प्रॉपर पैकेजिंग है तो हम मानते हैं कि इसकी क्वालिटी अच्छी है, और किसी प्रोडक्ट की लूज पैकेजिंग है तो हम मानते हैं कि इसकी क्वालिटी प्रॉपर नहीं है। तो ये क्या हो गया? आपके फ्रेम्स ऑफ रेफरेंसेज। नेक्स्ट क्या हो गया? सेंसेशंस। ये आप परसेप्शन में पढ़ चुके हो, जो हमारे पास सेंसरी ऑर्गन्स के थ्रू इंफॉर्मेशन आती हैं। आईज है, ईयर्स है, स्किन है, टंग है, नोज है, इनके थ्रू हमारे पास जो इंफॉर्मेशन आती है और उससे हमारे प्रोडक्ट या ब्रांड के लिए जो परसेप्शन बनता है उसकी भी हम इंफॉर्मेशन मोटिवेशनल रिसर्च में कलेक्ट करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई डेली न्यूज़पेपर पढ़ता है तो उसके सेंसरी ऑर्गन आईज से इंफॉर्मेशन आ रही है कि ये न्यूज़पेपर तो एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी है, हमेशा उसी का ही फेवर करता है, तो उसका परसेप्शन बन गया कि ये न्यूज़पेपर तो बाइस्ड है। तो ये इंफॉर्मेशन कहां से आई? उसके पास उसके सेंसरी ऑर्गन से, तो उससे उसका क्या बना? परसेप्शन बना। आपने किसी प्रोडक्ट का डिजाइन देखा, उसका इंटीरियर एक्सटीरियर देखा, तो आपकी आईज के थ्रू इंफॉर्मेशन गई, तो उसका आपका क्या परसेप्शन बन गया कि भाई ये कंपनी है, इसके प्रोडक्ट्स के डिजाइन है वो सुपीरियर होते हैं। तो हम सेंसेशंस के रिगार्डिंग भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है? इमेजेस। तो इमेजेस है वो सेंसेशन से क्लोजली रिलेटेड है, क्योंकि जो सेंसरी ऑर्गन्स के थ्रू इंफॉर्मेशन हमारे माइंड में आती है उससे उस कंपनी और उस प्रोडक्ट की क्या बन जाती है? इमेज बन जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने कंटिन्यूअसली मारुति की एडवर्टाइजमेंट्स देखा, तो वो कंटिन्यूअसली है एवरेज पर और अपनी सर्विस सेंटर्स पर फोकस करती है, तो आपकी मारुति के लिए क्या इमेज बन गई कि मारुति की जो गाड़ी है वो फ्यूल एफिशिएंट है, और मारुति के छोटे से छोटे शहर और बड़े से बड़े शहर हर जगह आपको सर्विस स्टेशन मिल जाएगा। आपने निरमा की एडवर्टाइजमेंट देखी, तो निरमा की एडवर्टाइजमेंट देख देख कर आपका इमेज बन गई कि निरमा है वो मिडिल क्लास के लिए डिटर्जेंट पाउडर ऑफर कर रहा है। तो ये क्या है? इमेज है। ये किससे बनी? सेंसेशन से बनी, कंपनी के प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग। एप्पल की आपने कंटिन्यूअसली ऐड देखी हुई है, तो आपका क्या बन गई? एप्पल की इमेज की टेक्नोलॉजी कंपनी है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के गैजेट्स हैं वो ये अवेलेबल कराती है, और थिंक डिफरेंटली, मतलब हर बार नई टेक्नोलॉजी लेकर आती है। नेक्स्ट क्या है? मोटिव्स, कि किसी प्रोडक्ट को खरीदने के पीछे क्या रीजन है। तो हर कस्टमर की नीड्स अलग अलग हो सकती है, तो मोटिवेशन रिसर्च में हम उसके मोटिव के रिगार्डिंग भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। जैसे कि किसी एक दो पर्सन है, दोनों पर्सन ने है एक सेम गाड़ी परचेज की, हो सकता है उनका मोटिव अलग अलग हो। एक ने तो पर्सनल यूज के लिए परचेज की है, दूसरे ने टैक्सी पर्पज के लिए परचेज की है। हो सकता है कि दोनों ने उस गाड़ी को परचेज किया, एक ने तो उसके है एक्सटीरियर को देखकर परचेज किया, इंटीरियर को देखकर परचेज किया, दूसरे ने उसके सेफ्टी फीचर्स को देखकर परचेज किया। तो एक सिंगल प्रोडक्ट को परचेज करने के पीछे भी कस्टमर्स के मोटिव्स अलग अलग हो सकते हैं, तो कंपनी को सारे मोटिव्स पता होने चाहिए। तो इसकी इंफॉर्मेशन भी वो कौन से रिसर्च के थ्रू कलेक्ट करती है? मोटिवेशनल रिसर्च के थ्रू कलेक्ट करती है। तो मोटिवेशनल रिसर्च कंज्यूमर बिहेवियर की वो स्टडी है जिसमें हम इंडिविजुअल डिटरमिनेंट्स के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। अब नेक्स्ट है यूजेज ऑफ मोटिवेशनल रिसर्च। कहाँ मोटिवेशनल रिसर्च काम आता है? वहां पर जहां पर हमें बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन पता नहीं होती है। जैसे कि आपको ये तो विजिबल हो रहा है कि इस रिटेल स्टोर के बाहर ज्यादा भीड़ है, दूसरे रिटेल स्टोर के बाहर कम भीड़ है, ये तो आपको हो रहा है, लेकिन रीजन नहीं पता कि भाई दोनों हैं, सेम तकरीबन प्रोडक्ट्स अवेलेबल करा रहे हैं, सेम प्राइस है, फिर इस पर ज्यादा रश क्यों है, उस पर रश ज्यादा क्यों नहीं है? तो इसके लिए आप कौन सा रिसर्च कर रहे हो? मोटिवेशनल रिसर्च। दो कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं, दोनों की प्राइस सेम है, दोनों की क्वालिटी सेम है, फिर भी कस्टमर
एक कंपनी के प्रोडक्ट्स को दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट से ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं, तो इसके पीछे क्या मोटिवेशन है ये आपको पता नहीं है कुछ भी, तो इसके लिए आप कौन सा रिसर्च कर रहे हो? मोटिवेशनल रिसर्च कर रहे हो। नेक्स्ट क्या है? कस्टमर्स के बिलीव्स, एटीट्यूड, सेंसेशंस, इमेजेस, इनके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए हम कौन सा रिसर्च करते हैं? मोटिवेशनल रिसर्च करते हैं। थर्ड है, मोटिवेशनल रिसर्च के बेस पर ही जो कस्टमर्स के बिहेवियर्स हैं उनको हम अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। जैसा कि मैंने आपको डिस्क्रिमिनेट एनालिसिस में बताया था, जो नॉन मैट्रिक डेटा है उसके लिए हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, फिर उनको अलग अलग हम कैटेगरीज में क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप ये चेक करना चाह रहे हो कि एयरलाइन कंपनी के जो पैसेंजर्स हैं, वो जो हाई यूजर्स हैं वो क्यों उसके एयरलाइन सर्विस को यूज करते हैं, और जो है लेस यूजर है वो क्यों उसकी सर्विस को दोबारा यूज नहीं कर रहे। तो आपने हाई यूजर और लो यूजर दो कैटेगरी बना ली और दोनों के लिए आपने क्या किया? मोटिवेशनल रिसर्च किया। कई बार क्या होता है? सेटिस्फाइड, डिससेटिस्फाइड, लेकिन जब आप मोटिवेशन रिसर्च करते हो तो आपको पता चलता है सेटिस्फाइड में भी हाईली सेटिस्फाइड है, मॉडरेटली सेटिस्फाइड है, डिससेटिस्फाइड में भी मॉडरेटली डिससेटिस्फाइड है और हाईली डिससेटिस्फाइड है। तो आपने 2 की आगे कितनी कैटेगरीज बना दी? 4 कैटेगरीज बना दी। अब नेक्स्ट क्या आएगा? डिसएडवांटेजेस या लिमिटेशंस ऑफ मोटिवेशनल रिसर्च। तो फर्स्ट लिमिटेशन क्या होगी? क्योंकि मोटिवेशनल रिसर्च टाइम कंज्यूमिंग है, तो यहां पर हम सैंपल का साइज ज्यादा नहीं ले सकते। क्यों? आप किसी कस्टमर से पूछ रहे हो आप इस प्रोडक्ट को खरीदोगे नहीं खरीदोगे, तो वो आपको विद इन सेकेंड बता देगा यस या नो, तो ज्यादा टाइम नहीं लगा। लेकिन आप उससे जब रीजंस पूछ रहे हो तो रीजंस को एक्सप्लेन करने में उसे क्या लगेगा? टाइम लगेगा। तो जो मोटिवेशनल रिसर्च है वो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, कॉस्ट ज्यादा लगती है, इस वजह से हम ज्यादा सैंपल साइज नहीं ले सकते। और ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सैंपल साइज जितना कम होता है रिसर्च में एरर आने के चांसेस उतने ही ज्यादा होते हैं, क्योंकि हम उस रिजल्ट को जर्नलाइज नहीं कर सकते। सेकंड, क्वांटिटेटिव रिसर्च के लिए ज्यादातर क्वेश्चनेयर का यूज किया जाता है, लेकिन जो मोटिवेशनल या क्वालिटेटिव रिसर्च है इसके लिए क्वेश्चनेयर की जगह इंटरव्यू का यूज किया जाता है। कस्टमर के साथ टेलीफोनिकली या फेस टू फेस आपको क्या करना पड़ता है? इंटरेक्शन करना पड़ता है। तो उसके लिए स्किल्ड रिसर्चर चाहिए जो कि कस्टमर या रिस्पोंडेंट से वाई एक्सपेक्ट की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर ले, उसको साइकोलॉजी की क्या होनी चाहिए? नॉलेज होनी चाहिए। तो ऐसे स्किल्ड रिसर्चर हैं, उनकी स्कैरिसिटी रहती है। तो नेक्स्ट क्या है? आपको पहले ही बता चुका हूं, क्वेश्चनेयर के कंपैरिजन में इंटरव्यू मेथड से डेटा कलेक्शन में टाइम क्या लगता है? ज्यादा लगता है। तो जो मोटिवेशनल रिसर्च है इनको कंप्लीट होने में टाइम है वो क्या लगेगा? एज कंपेयर टू क्वांटिटेटिव रिसर्च ज्यादा लगता है। अब नेक्स्ट क्या आएगा? टेक्निक्स यूज्ड इन मोटिवेशन रिसर्च। तो फर्स्ट क्या है? डेप्थ इंटरव्यूज। ये आप ऑलरेडी इंटरव्यू में पढ़ चुके हो। सपोज है 4000 कस्टमर्स ने नो बोला और 6000 कस्टमर्स ने यस बोला, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि 4000 कस्टमर्स ने नो बोला तो उसके पीछे क्या रीजन था। तो मैं 1 by 1 कस्टमर से फेस टू फेस इंटरेक्शन कर रहा हूं जो सैंपल्स थे उनसे, या फिर उनसे टेलीफोन के थ्रू इंटरव्यू कर रहा हूं 1 by 1, तो उसे हम क्या बोलते हैं? डेप्थ इंटरव्यू बोलते हैं, जिसमें हम उस प्रोडक्ट या ब्रांड के मना करने के पीछे जो रीजन है उसकी डिटेल इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो ये क्या होगा? डेप्थ इंटरव्यू। तो इसमें जो रिसर्चर है वो, या जो ये रिसर्च करा रहा है वो इन्यूमरेटर है, वो जो सैंपल थे, रिस्पोंडेंट थे, उनसे क्वेश्चंस पूछता है और उन क्वेश्चंस को रिकॉर्ड कर कर उसके पीछे उनका क्या रीजन था उस रीजन को आइडेंटिफाई करता है। तो आप इंटरव्यू के टाइप पढ़ चुके हो। जब रिसर्चर सबसे सेम क्वेश्चन पूछता है तो वो स्टैंडर्डाइज होगा, कुछ क्वेश्चंस फिक्स पूछता है, बाकी रिस्पोंडेंट जैसा आंसर देते हैं उसके बेस पर पूछता है वो सेमी स्ट्रक्चर्ड होगा, और हर किसी से है अलग अलग क्वेश्चंस पूछ रहा है तो वो क्या होगा? नॉन डायरेक्टिव या अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होगा। तो आप ऑलरेडी इंटरव्यू के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पढ़ चुके हो, वही डेप्थ इंटरव्यू के एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस होंगी। एडवांटेजेस क्या है? डिटेल्ड और डेप्थ इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। सेकंड है, मैसेज को पर्सनलाइज्ड कर सकते हैं। थर्ड, कई बार रिस्पोंडेंट है जो क्वेश्चनर में आंसर नहीं देता है, जब हम उसके सामने रहते हैं तो वो उस आंसर को दे देता है। नेक्स्ट क्या है इसकी डिसएडवांटेज? तो टाइम कंज्यूमिंग है, कॉस्ट ज़्यादा लगती है, बायसनेस आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, रिस्पोंडेंट से आंसर कैसे निकलवाएंगे ये किस पर डिपेंड करता है? इंटरव्यूअर की स्किल पर डिपेंड करता है। ये इसकी क्या होगी? डिसएडवांटेजेस। सेकंड क्या है?
फोकस ग्रुप टेक्निक्स। ये एज इट इज जैसा आप लोगों के लिए रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन के लिए जीडी होता है, ग्रुप डिस्कशन होता है, ये बिल्कुल वैसा ही होता है। इसमें जो रिसर्चर होता है वो एक साथ 6 से 12 रिस्पोंडेंट को इनवाइट करता है और उनको टॉपिक दे देता है कि अगर आप हमारे इस प्रोडक्ट को परचेज करना चाह रहे हो तो क्या रीजन है वो आप डिस्कस करो, या अगर आप इस प्रोडक्ट को परचेज नहीं करना चाह रहे थे, जिन्होंने मना किया था, उनसे बोलता है कि आप डिस्कस करो कि आप इसको क्यों परचेज नहीं करना चाह रहे थे। तो 6 से 12 मेंबर्स होते हैं और जो रिसर्चर होता है वो मॉडरेटर होता है, वो इनिशियल में टॉपिक दे देता है और जो रिस्पोंडेंट है उनको सोचने का टाइम देता है। अब रिस्पोंडेंट है उस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करते हैं, मॉडरेटर उनको इंटरफेयर नहीं करता, केवल एक ही कंडीशन में उनको इंटरफेयर करता है जब वो आउट ऑफ द ट्रैक जा रहे होते हैं। तो अराउंड 2 आवर्स तक ऐसा डिस्कशन चलता है जिससे बहुत डिटेल्ड और रिच इंफॉर्मेशन है वो रिसर्चर को कलेक्ट हो जाती है। तो इसे हम कौन सी टेक्निक बोलते हैं? फोकस ग्रुप टेक्निक बोलते हैं। तो जैसे इस डायग्राम से आपको समझ में आ जाएगा कि जो इस टेबल पर सेंटर में बैठा हुआ है ये तो मॉडरेटर या रिसर्चर हो गया और बाकी के 6 रिस्पोंडेंट हो गए जो कि एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर क्या कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। कोई मोटिवेशनल रिसर्च में ये रिसर्च करना चाह रहा है क्या इंडिया में गर्मियों में आईपीएल नहीं होने चाहिए, क्योंकि गर्मी में लाइट की वेस्टेज होती है, वाटर की वेस्टेज होती है। तो उसके लिए वो रीजन जानना चाह रहा है कि लोगों का क्या ओपिनियन है। जो यस बोल रहे हैं तो वो क्यों बोल रहे हैं, जो मना कर रहे हैं कि नहीं गर्मियों में नहीं विंटर्स में होना चाहिए वो क्यों बोल रहे हैं। तो उसके लिए वो फोकस ग्रुप टेक्निक यूज कर सकता है। तो फोकस ग्रुप में कुछ वेरिएशंस होते हैं। फर्स्ट क्या है? डुअल मॉडरेटर ग्रुप। नाम से ही पता है ये वो फोकस ग्रुप है जिसमें एक की जगह 2 मॉडरेटर होंगे, दोनों का डिवीजन ऑफ लेबर होगा, मींस ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग अलग होती हैं। एक मॉडरेटर तो है वो ग्रुप में है डिस्कशन को इनिशिएट कराता रहता है, डायरेक्शन देता रहता है। जो दूसरा मॉडरेटर है वो ये चेक करता रहता है कि जो उसके चेकलिस्ट है उसमें सारे टॉपिक्स कवर हो गए या नहीं हो गए। नेक्स्ट क्या है? टू वे फोकस ग्रुप। टू वे फोकस ग्रुप में क्या होता है, जो टोटल 12 मेंबर्स हैं उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे 6-6 के। पहला है जो फर्स्ट 6 मेंबर्स हैं एक ग्रुप बोलेगा, दूसरा ग्रुप उनको सुनेगा, उनके पॉइंट्स को नोट डाउन करता रहेगा। जब उस ग्रुप का टाइम कंप्लीट हो जाता है उसके बाद जो दूसरा ग्रुप है वो बोलना स्टार्ट करता है। तो वो हो सकता है कि उन्होंने जो पॉइंट्स बोले थे वो उन पॉइंट्स को आगे कॉन्ट्राडिक्ट भी कर सकते हैं या सपोर्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? ड्वेलिंग मॉडरेटर ग्रुप। इसमें भी 2 मॉडरेटर होंगे लेकिन 2 मॉडरेटर्स को 2 अलग अलग ग्रुप दे दिए जाते हैं। टोटल फॉर एग्जांपल मेरे पास 12 रिस्पोंडेंट थे तो एक मॉडरेटर को 6 रिस्पोंडेंट्स दे दिए, दूसरे मॉडरेटर को रिमेनिंग 6 रिस्पोंडेंट्स दे दिए। एक ग्रुप है उस टॉपिक के पॉजिटिव एस्पेक्ट के बारे में बोलेगा, दूसरा है वो उस टॉपिक के नेगेटिव एस्पेक्ट के बारे में बोलेगा। जैसा एक तो बोलेगा कि हाँ जो आईपीएल है वो समर्स में ही होने चाहिए, वो उसके ऊपर बोलेगा। जो दूसरा ग्रुप है वो बोलेगा नहीं आईपीएल है वो विंटर्स में होने चाहिए। तो हमें एक पर्टिकुलर टॉपिक के नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पॉइंट्स के बारे में डेंस इंफॉर्मेशन का पता चल जाता है। जैसे एक ग्रुप है बोलेगा कि उन्हें प्रोडक्ट क्यों खरीदना चाहिए, दूसरा ग्रुप बोलेगा कि उन्हें प्रोडक्ट क्यों नहीं खरीदना चाहिए। नेक्स्ट क्या है? मिनी ग्रुप। जब ग्रुप में 3 to 6 मेंबर्स होते हैं उस फोकस ग्रुप को हम कौन सा ग्रुप बोलते हैं? मिनी ग्रुप्स बोलते हैं। कई बार जब हमें रिस्पोंडेंट्स अवेलेबल नहीं हो पाते हैं तो हम कम रिस्पोंडेंट से ही काम चलाते हैं, तो उस फोकस ग्रुप को हम कौन सा फोकस ग्रुप बोलते हैं? मिनी ग्रुप्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्या आ जाएगा? प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। बेसिकली जो ह्यूमन माइंड है, ह्यूमन माइंड में जो मेमोरी होती है, ह्यूमन माइंड है उसके 3 पार्ट्स होते हैं, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड। तो जो कॉन्शियस माइंड में इंफॉर्मेशन होती है वो तो हम डायरेक्ट क्वेश्चंस के थ्रू निकलवा सकते हैं, लेकिन कई बार इंफॉर्मेशन हमें सबकॉन्शियस या अनकॉन्शियस माइंड से निकलवानी पड़ती है। तो उसके लिए डायरेक्ट इंटरवेंशन टेक्निक्स बेस्ट नहीं होती हैं। तो उनके लिए जो टेक्निक्स यूज की जाती हैं जो कि आपके सबकॉन्शियस माइंड से इंफॉर्मेशन निकलवाती हैं उन्हें हम कौन सी टेक्निक्स बोलते हैं? प्रोजेक्टिव टेक्निक्स बोलते हैं। तो देयर आर नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। फर्स्ट क्या है? एसोसिएशन टेक्निक्स। तो जो एसोसिएशन टेक्निक्स हैं इसमें बेसिकली स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में एसोसिएशन होता है। रिसर्चर कुछ स्टिमुलस देता है और जो रिस्पोंडेंट होते हैं वो उसका रिस्पॉन्स
देते हैं। तो यहाँ से दो टाइप्स एसोसिएशन टेक्निक्स हो सकती हैं, फ्री वर्ड एसोसिएशन एंड सक्सेसिव वर्ड एसोसिएशन। फ्री वर्ड एसोसिएशन का क्या मतलब है, रिसर्चर एक सिंगल वर्ड देगा और स्टिमुलस देगा, तो उसको सुनते ही आपके माइंड में जो इमेज या वर्ड सबसे पहले आता है आपको केवल वही बताना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने रेड बोला, तो रेड बोलते ही आपके माइंड में जो इमेज या वर्ड आ रहा है, रोज आ रहा है तो आप रोज लिखोगे, ब्लड आ रहा है तो आप ब्लड लिखोगे, रेड क्रॉस आ रहा है तो आप रेड क्रॉस लिखोगे। तो ये क्या होता है, एप्पल आ रहा है तो आप एप्पल लिखोगे, अनार आ रहा है, पोमग्रेनेट आ रहा है तो आप अनार लिखोगे। तो ये कौन सा रिसर्च होगा, ये एसोसिएशन टेक्निक होगी, और इसमें कौन सा होगा, फ्री वर्ड एसोसिएशन होगा। इसका आगे का सेकंड पार्ट है सक्सेसिव वर्ड एसोसिएशन। इसमें भी हम एक सिंगल स्टिमुलाई देंगे, लेकिन हम रिलैक्सेशन दे देते हैं रिस्पोंडेंट को कि आपको फर्स्ट वर्ड नहीं, जो जो उनसे 4-5 इमेजेस या वर्ड्स आपके माइंड में आ रहे हैं आप उनको सीक्वेंस से लिखो। फर्स्ट नंबर पे कौन सा आया, फिर सेकंड नंबर पे कौन सा आया, फिर थर्ड नंबर पर कौन सा आया। तो ये कौन सी टेक्निक है, एसोसिएशन टेक्निक्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल कैडबरी डेयरी मिल्क है, वो प्रोजेक्टिव टेक्निक का यूज कर रही है और उसमें एसोसिएशन टेक्निक का यूज कर रही है। तो उसने रिस्पोंडेंट को स्टिमुलस दिया शुभारंभ, 1000 रिस्पोंडेंट थे, उनको स्टिमुलस दिया और बोला कि ये सुनते ही आपके माइंड में जो सबसे पहले इमेज या वर्ड आता है आप वो लिखो। तो हो सकता है जिन्होंने कैडबरी डेयरी मिल्क की ऐड देखी हुई होगी, कैडबरी सेलिब्रेशन की ऐड देखी होगी, वो तो कैडबरी सेलिब्रेशन लिख देंगे क्योंकि वो उनके सबकॉन्शियस माइंड में थी। शुभारंभ सुनते ही वो तुरंत रिकॉल हो गई। कईयों के समझ में नहीं आएगा तो शुभारंभ का मतलब लिख देंगे कि भाई बधाई हो, परीक्षा स्टार्ट हो गई, शुभारंभ हो, या फिर मिठाई खाइए, या फिर जूस पीजिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक दूसरा स्टिमुलस वर्ड दिया, 2 लड्डू, तो कोई तो लिखेगा मोतीचूर के, कोई लिखेगा बेसन के, कोई लिखेगा बूंदी के, और कोई लिखेगा कैडबरी डेयरी मिल्क शॉट। तो जिसने कैडबरी डेयरी मिल्क शॉट लिखा तो उसके सबकॉन्शियस माइंड में ये ब्रांड था। बाकी औरों ने लिखा तो लड्डू के माइंड में आती, क्योंकि उनको बूंदी के लड्डू पसंद थे तो उन्होंने बूंदी लिख दी। तो ये क्या हो गया आपका वर्ड एसोसिएशन। सेकंड क्या आता है, कंप्लीशन टेक्निक्स। नाम से ही पता है कि इसमें कुछ इनकम्प्लीट स्टिमुलस होगा, यू हैव टू कंप्लीट दैट स्टिमुलस। तो ये फर्स्ट क्या आएगा इसमें, सेंटेंस कंप्लीशन। तो इसमें इनकम्प्लीट सेंटेंस होगा, यू हैव टू कंप्लीट दैट सेंटेंस। जैसे फॉर एग्जांपल पीपल हु बाय कोच हैंडबैग्स, कंपनी है वो मोटिवेशन जानना चाहती है कि कस्टमर है वो कोच हैंडबैग्स क्यों परचेज करते हैं, कोच ब्रांड के हैंडबैग क्यों परचेज करते हैं। तो कोई तो लिखेगा आर कूल, कोई आर एफ्यूलेंट, कोई आर प्रेजेंटियस, ये फॉर एग्जांपल। तो इससे कंपनी को पता चल जाएगा कि जो लोग हैं वो मेरे ब्रांड के बारे में क्या सोचते हैं। आई लाइक डेयरी मिल्क चॉकलेट बिकॉज, अब कोई तो लिखेगा इसका टेस्ट अच्छा है, कोई लिखेगा कि मैं बचपन से ही खाता आ रहा हूं। तो हर किसी के रीजंस क्या होंगे, अलग अलग होगा। कोई लिखेगा कि मेल्ट बहुत जल्दी जल्दी होती है तो मुंह में काफी देर तक इसका स्वाद रहता है। तो हर किसी के रीजंस क्या होंगे, अलग अलग होंगे। नेक्स्ट आ जाता है इसमें स्टोरी कंप्लीशन। इसमें एक इनकम्प्लीट स्टोरी होगी, यू हैव टू कंप्लीट दैट स्टोरी। जैसे कि फॉर एग्जांपल कंपनी ने आपको एक इनकम्प्लीट स्टोरी दी है कि एक लड़की है वो बस स्टॉप पर खड़ी हुई है और वो कैडबरी डेयरी मिल्क है वो खा रही है। तभी उसके बगल में एक यंग बॉय है, वो आकर खड़ा होता है और उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे छोटा चॉकलेट का टुकड़ा दे दे। लड़की उसकी तरफ देखती है घूरते हुए और कहती है कि मैं आपको जानती नहीं हूं, मैं आपको क्यों दूं। तो फिर लड़का कहता है कि मेरी मम्मी ने कहा है जब भी कोई शुभ काम कर रहे हो तो कुछ मीठा हो जाना चाहिए, तो आज मैं जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रहा हूं। तो ये पूरी स्टोरी थी। तो वहां पर आपने स्टोरी केवल वहां तक छोड़ दी कि लड़की ने उस लड़के को घूरा। फिर उसके बाद अब कोई तो इस स्टोरी को पूरी लिख देगा, कोई लिखेगा कि वो लड़का है वो इंप्रेस करना चाहता था, बात करना चाहता था, इस वजह से उसने उस लड़की से चॉकलेट मांगी। तो जिसके सबकॉन्शियस माइंड में जैसी इंफॉर्मेशन होंगी वो वैसा ही मैसेज है वहां पर लिखेगा। थर्ड होगी कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स। कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है निर्माण करना। तो इसमें कोई इनकम्प्लीट सेंटेंसेज या वर्ड्स हैं, इनको आपको कंप्लीट नहीं करना, आपको पूरी तरह से उनको निर्माण करना है, कंस्ट्रक्ट
करना है। जैसे कि फर्स्ट क्या होगा, पिक्चर रिस्पॉन्स। तो इसमें एक इमेज होगी, एक पिक्चर होगी, उस पिक्चर को देखते हुए आपको अपनी खुद ऑन वर्डिंग में एक स्टोरी लिखनी होगी। जैसे कि आपको एक पिक्चर दी, तो इस पिक्चर को देखते हुए लिख सकते हो कि भाई कि मेरी सिस्टर है या मेरी मदर है, वो रिलायंस स्मार्ट में गई, कार्ट लिया और सबसे पहले है डाबर च्यवनप्राश परचेज किया, फिर कन्फेक्शनरी के ये आइटम्स परचेज किए, फिर है 2 लीटर की पेप्सी की बोतल परचेज की। तो इस तरह कर कर आपने एक पूरी क्या बना दी, स्टोरी बना दी। तो आपने एक स्टोरी का क्या कर लिया, कंस्ट्रक्शन कर लिया। सेकंड क्या है, कार्टून टेक्निक्स। जैसे हम बचपन में कॉमिक्स पढ़ते थे, तो कॉमिक्स के जो कैरेक्टर्स होते थे उनके ऊपर एक बॉक्स होता है, तो वो उस बॉक्स में जो वर्ड्स लिखे होते थे, इसका मतलब वो कैरेक्टर उन बातों को बोल रहा है। और अगर बबल्स होते थे तो होता है कि वो उनको माइंड में सुन रहा है। तो जैसे यहां पर है, 2 पर्सन है, थैंक्स फॉर डूइंग बिजनेस विद अस टुडे, इज देयर ए वे वी कैन बेटर सर्व यू इन द फ्यूचर। तो ये ब्लैंक, अब यहां पर आपको इसका रिस्पॉन्स क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है। यस, लेट्स सेलिब्रेट विद कैडबरी डेयरी मिल्क। या सेकंड है, इसमें है कुछ मीठा हो जाए और एक गर्ल वाला बॉक्स खाली है, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में कैडबरी आई, तो आपने इसमें यहां क्या लिख दिया, कैडबरी लिख दिया। और लास्ट क्या है, एक्सप्रेसिव टेक्निक्स। एक्सप्रेसिव टेक्निक्स में आपको कुछ कैरेक्टर्स का रोल प्ले करना होता है और उस रोल प्ले के थ्रू आपको अपने आप को एक्सप्रेस करना होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में डिस्प्यूट्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो मैनेजमेंट ये मोटिवेशन रिसर्च कर रहा है कि क्या रीजन है जो डिस्प्यूट्स आ रहे हैं, क्यों सोल्व नहीं हो पा रहे। तो वो एक एम्प्लॉय को तो एचआर मैनेजर बना देगा, दूसरे एम्प्लॉय है उसको हम है वो एम्प्लॉय बना देंगे जिसको कोई ग्रीवियंस है, और उनको रोल प्ले करने के लिए बोलेंगे। तो उस रोल प्ले के थ्रू हमें पता चलेगा कि एम्प्लॉय क्या शिकायत कर रहा है और एचआर मैनेजर है उसकी शिकायत को कैसे सोल्व कर रहा है। या 2 सेल्स एग्जीक्यूटिव हैं, एक को हम कस्टमर बना देंगे और दूसरे को कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव बना देंगे। तो उस रिप्रेजेंटेटिव को उस कस्टमर को बने हुए सेल्स पर्सन को प्रेजेंटेशन देना होगा और वो उससे क्या क्वेरीज पूछता है, इससे हमें आइडिया आ जाएंगे कि कस्टमर हमसे क्या क्या चीजें पूछ सकता है। तो बेसिकली ये क्या होते हैं, एक्सप्रेसिव टेक्निक्स। इसमें रोल प्ले के थ्रू है, आपको एक सिचुएशन दी जाती है, उस सिचुएशन में कुछ कैरेक्टर्स दिए जाते हैं, आपको उन कैरेक्टर्स का रोल प्ले करना होता है। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, एक्सप्रेसिव टेक्निक। तो इसकी कुछ एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो बेसिकली जो एडवांटेज होगी वो एडवांटेज क्या होगी कि इसमें हर किसी का रोल प्ले में फिक्स होता है, तो हर किसी को बोलने का मौका मिलता है, जो कि फोकस ग्रुप में नहीं मिलता। दूसरा, इसमें हम है कई बार पर्पज नहीं बताते, हमें तो पर्पज पता है हम रोल प्ले क्यों करवा रहे हैं, लेकिन जिनसे करवा रहे हैं उनको पर्पज नहीं बताते, तो वो अपनी नेचुरल इमोशंस हैं उसको शो करते हैं। ये टेक्निक है, कई बार आइडिया हमें ट्रिगर नहीं होता है, लेकिन जब रोल प्ले चल रहा होता है तो हमें वो आइडिया क्या हो जाता है, ट्रिगर हो जाता है। और इसकी डिसएडवांटेज क्या होगी, हर कोई रोल प्ले करने में एक्सपर्ट नहीं होता है, हर कोई अपने एक्सप्रेशंस को एज ए एक्टिंग के थ्रू एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। दूसरा है, फॉर एग्जांपल आपने एचआर मैनेजर तो बना दिया, लेकिन जिस एम्प्लॉय को एचआर मैनेजर बनाया उसको एचआर मैनेजर्स की अथॉरिटीज नहीं पता, रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं पता, तो वो रोल प्ले को इफेक्टिव तरीके से नहीं कर पाएगा। तो ये इसकी क्या हो जाएंगी, डिसएडवांटेजेस हो जाएंगी। इसी के साथ ही आपका ये टॉपिक था मोटिवेशनल रिसर्च, ये कंप्लीट हो गया। थैंक यू वेरी मच।